So students, now let's move towards global environmental issues. कौन कौन से environmental issues हमारे पास हो रहे हैं। हमने भी गैसेस डिस्कस की थी कि कौन कौन सी गैसेस हमारे यहाँ से एमिट होती हैं। हमने प्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, कोल डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हाउ ग्लोबली इन्वायरमेंटल इश्यूज किस तरह से आ रहे हैं। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक टू कवर इज ग्लोबल environmental issues. You will notice that globally जब हम अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी जनरेट करते हैं, टू जनरेट 1 GWh एनर्जी अगर हम कोल से करते हैं तो हमको 820 टन ऑफ कोल बर्न करना पड़ता है। फॉर जनरेटिंग 1 GWh एनर्जी हमें ऑलमोस्ट 820 टन ऑफ कोल बर्न करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। कोल नॉर्मली 36% ऑफ ग्लोबल एनर्जी जनरेशन में यूज होता है अल्टीमेटली। हम इंडिया वाले बहुत आगे हैं, बट ग्लोबली कोल का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 36% आता है। वहीं जब हम ऑयल की बात करेंगे ग्लोबली ऑलमोस्ट 30% के अराउंड आपका दिखेगा, सॉरी 3% के अराउंड आपको मिलेगा ग्लोबली अल्टीमेटली ये चीज़। कोयल जब बर्न करते हैं आप तो आपको अप्रोक्सीमेटली 720 टन ऑफ ऑयल बर्न करना होता है। इतना टन ऑयल बर्न करने के बाद आपको 1 GWh एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। व्हेन इट कम्स टू नेचुरल गैस की बात करते हैं अगर हम लोग, जो कि ऑलमोस्ट 22% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, अप्रोक्सीमेटली 490 टन ऑफ आपको नेचुरल गैस यूज करनी होती। नेक्स्ट आता है बायोमास। व्हेन इट कम्स टू बायोमास हम ऑलमोस्ट 70 to 200 टन बेस्ड अपॉन क्वालिटी एंड ऑप्शंस ऑफ बायोमास हम ऑलमोस्ट इतना बर्न करते हैं, इतना यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग ऑफ 1 GWh एनर्जी। बायोमास जो है अप्रोक्सीमेटली 2% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन इट कम्स टू हाइड्रो पावर जो कि ऑलमोस्ट 12% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली, ऑलमोस्ट 34 टन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है। Then it comes to wind, which contribute around 7%. You will find that only 4 ton equivalent is required. Similarly, nuclear, अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, which is around 10% of global electricity production, आप approximately 3 टन के अराउंड कंज्यूम करते हैं। सोलर फाइनली जो अभी भी ग्लोबली 4% कंट्रीब्यूट करता है, वो अप्रोक्सीमेटली 5 टन के इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। जस्ट इमेजिन 36% कोल जो ग्लोबल एनर्जी जनरेट करता है वो 1 GW एनर्जी के लिए इतने टन ऑफ CO2 एमिट करता है। ऑयल जो कि हमारा 3% है वो 1 GW के लिए 720 टन ऑफ CO2 एमिट करता है। नेचुरल गैस 490 एमिट करता है। बायोमास 70 to 200, विंड 4%, हाइड्रो 34 टन, न्यूक्लियर 3 एंड सोलर 5। सो ऑल द 3 सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, देयर CO2 एमिशन इज कंपैरेटिवली वेरी लो। और जो प्रोड्यूस जनरेट हो भी रहा है या ड्यू टू ऑक्सिलरी रीजंस रहता है, अल्टीमेटली दे आर प्योर, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट ऑफ CO2 हम एमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल गैसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन। अगर हम CO2 का फ्यूल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखना चाहते हैं, इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है वो GDP के हिसाब से 45% है। 2030 तक हम लोग इसको पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 50% हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स तक पहुंचना है। गवर्नमेंट का बोलना है कि हमारा टारगेट है कि 50% ऑफ जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं
बाय 2030 इट शुड बी यूजिंग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स लाइक हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि CO2 का एमिशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से कम हो। गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि वो 2030 तक 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाएगी। ओके, अभी एट प्रेजेंट हम लोग 36% के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी शायद नॉन फॉसिल फ्यूल बेस बना रहे हैं लास्ट ईयर के इम्प्लीमेंट। इन 2019 गवर्नमेंट ने एक प्लेज ली थी कि वो 2030 तक 100% जो हमारे रेलवेज है उसको CO2 एमिशन से फ्री करेगी, उसको इलेक्ट्रिफिकेशन से वर्क करेगी। जो कोल बेस्ड हमारे या डीजल बेस्ड हमारे इंजन होते हैं उनको रिमूव कर देगी 2030 तक। ऑल्सो इन 2021 गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड कि बाय 2070 हम लोग कंप्लीटली जीरो एमिशन पे आ जाएंगे, नेट जीरो एमिशन पे बाय 2017 हमारा टारगेट है। काफ़ी लंबा टारगेट है बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उससे पहले भी कर लें, गवर्नमेंट का ऑप्शन है। बट वी हैव मेड अ टारगेट कि 2070 तक हम लोग जीरो एमिशंस पे आ जाएं, नेट एमिशंस पे आ जाएं इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप नोटिस करेंगे कि लास्ट 10 ईयर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो न्यूक्लियर एनर्जी अगर बात करें इट बिकम मोर एक्सपेंसिव, गैस बिकम मोर और लेस इक्वल। प्राइस ऑफ कोल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है लास्ट 10 ईयर, इट ऑल्सो रिमेन्स मोर और लेस सेम। पर 10 साल पहले जो प्राइस था आपका सोलर का और विंड का, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर सोलर की, सोलर ने ऑलमोस्ट 80% रिकवर कर लिया है। जो प्राइस आज से 10 साल पहले हम सोलर फोटोवोल्टिक प्लेट्स के लिए देते थे, उससे जो एनर्जी जनरेट होती थी, उसकी टेक्नोलॉजी थी, उस सबके इम्प्रूवमेंट की वजह से आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीप वे में हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली विंड ऑल्सो, जो आज से 10 साल पहले ऑलमोस्ट 22% इलेक्ट्रिसिटी महंगी थी उसकी और 223 टाइम इलेक्ट्रिसिटी महंगी थी कंपेयर टू कोल, अब वो दोनों ही कंपेरेटिवली रिकवर हो गई है। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का वैल्यू। हमने बात की कोल की, हमने एमिशंस की बात करी, ग्लोबली एमिशन की बात करी, हमने कहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेट जीरो होने की, बट इट्स अ लॉन्ग पाथ। लेट डिस्कस कि जो हम पॉल्यूशन करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए अब पर्टिकुलरली कैसे हार्मफुल होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू आवर माइंड इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। इन अर्ली 80s सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन का केस अंटार्कटिका के ऊपर हमको फाइंड हुआ था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो पाया गया कि जहाँ पर ओजोन लेयर काफ़ी डिप्लीट हो चुकी है। साइंटिस्ट हैव फर्दर स्टडीड ऑन इट एंड फाउंड किया कि जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जो हमारे स्प्रे कैन से रिलीज होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है, हमारे एयर कंडीशन से रिलीज होता है, कहीं ना कहीं वो सबसे रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नाउ हाउ एंड व्हाई ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, हम पहले वो डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमारे पास इन्वायरमेंट की लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारा अर्थ का सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सरफेस ऑफ आवर अर्थ वेयर वी लिव, उस सरफेस के 10 किलोमीटर ऊपर तक आप जाएंगे, इसको आप बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। दिस इज ट्रोपोस्फियर। मोस्ट ऑफ द एयर्स जो हम लोग का मूवमेंट होता है वो 10 किलोमीटर के अंदर होता है मैक्सिमम, जो भी फ्लो होता है, हवा बहती है मैक्सिमम वो इस 10 किलोमीटर के रेंज में नॉर्मली होता है। इसके ऊपर अगली लेयर जो आती है वो आती है फ्रॉम 10 to 40 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। नाउ हियर कम द केस ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो ओजोन लेयर है वो लाई करती है स्ट्रेटोस्फियर के लोअर एंड पे। ओके, नाउ व्हाट इज ओजोन? इट्स जस्ट O3, कंपाउंड कॉल्ड O3 जो है, जो अल्टीमेटली ओजोन कहलाता है। और इसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है? तो ये मेनली हमारे अर्थ को ना ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, UV रेडिएशन जिनको आप बोलते हैं। हम लोग आजकल ऐड देखते हैं कि मॉइस्चराइजर है, सन क्रीम है, जो UV रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है। ओरिजिनली अर्थ के लिए जो सन क्रीम है वो है आपकी ओजोन। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो रेडिएशन सन से आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो उसको रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है, अल्टीमेटली हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं कहीं ना कहीं स्किन कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबली। जब ये रेडिएशंस ओजोन से नहीं रुकती हैं और डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस में आ जाती हैं और स्किन डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में आ जाती हैं,
कहीं ना कहीं वो स्किन कैंसर बन जाता है आगे चल के। ओजोन उससे हमको प्रोटेक्ट करने का काम कहीं ना कहीं करती है। नाउ होता क्या है, जब हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हमारी गैसेस जो है हमारा ट्रोपोस्फियर में ही लाया करती हैं, बिकॉज जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पर मूवमेंट ऑफ एयर बहुत स्लो है, बहुत रेयरली वहां से गैस जाती है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम एक टाइम पे उसको मैजिकल गैस बोला करते थे, जब अर्लियर इसका इन्वेंशन हुआ, साइंटिस्ट वेर सो एक्साइटेड कि गैस है, इस इनर्ट है, काफ़ी ज़्यादा गैस और बहुत इफेक्टिवली यूज आती है, रेफ्रिजरेशन में काफ़ी फायदा रहता है, बहुत लाइट है। ये गैस इस ट्रोपोस्फियर के मूव करके आपका स्ट्रेटोस्फियर में चली जाती है। कहीं जैसे ही मूवमेंट यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर में हो जाता है, ये CFC जो है अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है CFC के साथ या इस एरिया के साथ, स्ट्रेटोस्फियर के साथ, कि यहाँ पर एयर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। तो कोई भी गैस जो स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है, उसको उस जगह से मूव करने के लिए, उस एरिया से रिमूव करने के लिए आप कम से कम 1 से 3 साल लग जाता है। 3 साल तक अगर कोई पार्टिकल चला गया है उसमें, उसको वहां से रिमूव होने में कम से कम 1 से 3 साल लग जाते हैं। वहीं जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर विद इन फ्यू डेज या वीक आपकी जो एयर का मूवमेंट काफी फास्ट रहता है, आप उस एरिया से कम सभी गैस निकल जाती है। हम देखते भी हैं, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में सुनते हैं हम लोग कि जब वहाँ पर पॉल्यूशन अभी ठंड में आएगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते सारी एयर वहाँ से चली जाती है, इन्वायरमेंट क्लियर हो जाता है। बट जब हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे, 1 से 3 साल कम से कम लग जाते हैं उस पूरी चीज़ को कवर करने में। ठीक है, बट जो स्लो मूविंग जो पार्टिकल्स धीरे जो स्ट्रेटो में चले जाते हैं, इनका लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है वहाँ पर अल्टीमेटली। सो जब साइंटिस्ट आज से 80s में जब उन्होंने फाइंड किया सबसे पहले कि ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है, ओजोन लेयर बेसिकली मेजर करने के लिए एक डॉप्सन यूनिट होती है जिससे हम थिकनेस मेजर करते हैं ओजोन की। जब आप उस यूनिट को मेजर करते हैं अल्टीमेटली, तो आपको ओजोन की थिकनेस के बारे में पता चलता है। वही साइंटिस्ट ने पता किया कि जो 1980s में जब पहली बार वहाँ मिला था, उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में हमको ये चीज़ मिली है उसके बाद। बट फर्स्ट वे फाइंडिंग वाज इन अंटार्कटिका। काफ़ी बड़ा एरिया जो है इस ओजोन लेयर से थिकनेस कम्प्लीटली रिमूव हो गई। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि आखिर हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रोसेस क्या है। उसके पहले एक स्पेसिफिक डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, मैंने कहा कि उसके मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पर वो कई टाइम तक रहते हैं। जस्ट इमेजिन, एक मॉलिक्यूल भी अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपके स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है, इट हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो 1 लाख से ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CFC आपके 1 लाख से ज़्यादा O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम बहुत कम गैस रिलीज कर रहे हैं, फिर भी उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर हमारे इन्वायरमेंट से होकर ओजोन के पास चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है ना। तो केमिकल प्रोसेस क्या है पीछे इसके, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी CFC गैस जो काफ़ी इनर्ट है, वो अगर स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है, इट केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ UV लाइट्स, वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है। जैसे UV लाइट से कॉन्टैक्ट में आती है, एक क्लोरीन वो रिलीज कर देती है और इट बिकम CFCl2। दिस रिलीज्ड क्लोरीन देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ओजोन के फॉर्म में जो ऑक्सीजन हमारा उसके साथ, एंड इट मेक श्योर कि वो एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, एक O के साथ रिलीज करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। दिस ClO विल अगेन व्हेन रिएक्ट विद सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो क्लोरीन रिलीज करता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जो O2 था, इट गेट रिलीज इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस और ओजोन डिप्लीट हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, और इसीलिए कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो 1 लाख ओजोन को डिप्लीट करने के लिए काफ़ी है। जस्ट टू गेट यू मोर डिटेल इनटू ओजोन डिप्लीशन, 1% ओजोन जो है अगर वो डिप्लीट होती है, तो ग्लोबली 6% केसेस ऑफ स्किन कैंसर बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई सभी कंट्रीज़ ने काफ़ी टाइम पहले, इवन अर्ली 90s में, एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि टू मेक श्योर कि जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस हैं, इनका जितना कम यूसेज हो उतना अच्छा है, इनको मॉडरेट क्वांटिटी में करना है, और इनके सब्स्टिट्यूट्स चाहे वो HCFC गैसेस हैं उनका यूज एज मच एज पॉसिबल हमको करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आफ्टर ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो हम हार्मफुल इम्पैक्ट देख रहे हैं, सेकेंड थिंग कम्स आती है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। द नेक्स्ट थिंग विच इज
गेटिंग इम्पैक्टेड फ्रॉम पॉल्यूशन। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग होती थी, बट इट वाज नेचुरल। वो अर्थ का एक प्रोसेस था जिसकी वजह से वो प्रोसेस आती थी, चाहे वो फ्लड्स आ रहे हैं, चाहे वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पर फायर होती थी, वो सब एक नेचुरल प्रोसेस था अल्टीमेटली। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितने भी ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उन सब ह्यूमन मेड हैं, सभी मैन मेड हैं। हमारी जो प्रोसेसेस हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो तौर तरीके हैं, उनकी वजह से आ रहा है। इन्हीं को अगर हम लिस्टेड आउट करें, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, जो रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, वो आ रही है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल और पेड़ को काट के हम जो सतह बना रहे हैं, जहाँ पर हम अब रोड बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। हम एक पेड़ जो हमारा लंग है अर्थ का, एक तरीके से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था, हम उसको वैल्यू काफ़ी कम हो गया, खेत बन गए बड़े बड़े आजकल इसी वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड इज शिफ्टिंग ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, क्लीन सोर्स ऑफ वाटर है जिसको हम पीते हैं, हमें बहुत मास कैपेसिटी में उसको शिफ्ट कर रहे हैं आजकल। लेक्स को सूख जाते हैं, उनको बिल्डिंग्स बन रहे हैं बड़े शहरों में आजकल। नदियों का पानी शहरों में बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं, चाहे नर्मदा जी नदी देखेंगे आप, आसपास सारे शहर उसी से पानी ले रहे हैं अल्टीमेटली। आप बड़े बड़े आपने चेक डैम्स बना दिए जहाँ से आप ये पानी ले रहे हैं अल्टीमेटली। दिस ऑल अल्टीमेटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग्स एंड क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, आप उसको ह्यूमनली पॉसिबल कर रहे हैं अल्टीमेटली। हम बोरिंग्स कर रहे हैं, हर 10 मीटर 100 मीटर पर आपको एक बोरिंग मिल जाएगी, हर दूसरे घर में आपको बोरिंग मिल जाएगी। ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया अल्टीमेटली कि जो वाटर वहाँ मिल रहा है वो ह्यूमंस की बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोड्यूस हो रहा है अल्टीमेटली। तो ये सब रीजंस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को और एक्सेलरेट कर रहे हैं और कैटलाइज कर रहे हैं अल्टीमेटली। द नेक्स्ट केस इज हीट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो हीट रिलीज हो रही है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट से हो, चाहे वो दूसरी प्रोसेसर से हो, कहीं ना कहीं वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हीट रिलीज कर रही है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा रीजन अल्टीमेटली आती है। थर्मल पावर प्लांट में जब बॉयलर का वाटर कंडेंस करते हैं, उसको रिवर में छोड़ दिया जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ की जो इक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी इफेक्ट हो जाती है अल्टीमेटली। तो देर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। देन नेक्स्ट रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज एमिशन ऑफ गैसेस। हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ के पार्टिकल्स बहुत रिमूव करती है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बहुत बड़ा रीज़न है इनकी वजह से। और सबसे बड़ा जो एमिशन जिसकी वजह से दिक्कत आती है ग्लोबल वार्मिंग की, वो है CO2। जो चीज़ CO2 को एब्जॉर्ब करती थी वो हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, और CO2 की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं। ना यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं, ना यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं। अल्टीमेटली द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ CO2 डज ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग ये चीज़ स्कूल में पहले ही पढ़ चुके होंगे। लेट्स रिकलेक्ट ऑल दोस थिंग्स। जब भी CO2 अर्थ में एमिट होता है, वो सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको आपस से हीट जो उससे एब्जॉर्ब करता है उसको आपस अर्थ में एमिट कर देता है। जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी ओजोन से पास होकर अर्थ तक आ रही है, जब उस अर्थ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं, CO2 एंड वाटर वेपर्स बोथ हैज दिस कैपेसिटी को रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब करके वो उससे जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगी और फिर उसको अर्थ के सरफेस पे रिलीज कर देंगे। जब ये प्रोसेस बहुत मास क्वांटिटी में होगी तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो CO2 की क्वांटिटी, CO2 हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत पहले से है और रहना भी चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस लाइफ साइकिल। CO2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन, तो फिर प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करेंगे। बट if we increase the quantity of CO2 in certain percentage amount, ग्लोबल वार्मिंग आपके सिस्टम में होता है। एक मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इसलिए एसेंशियल थी हमारे अर्थ के लिए क्योंकि इट वर्क एज ए ब्लैंकेट। वो हमारे अर्थ को गर्म रखती थी, जो रेडिएशन से हीट रिलीज होती थी वो अर्थ को गर्म रखती थी ठंडे मौसम के उसमें। बट अब वो गर्म नहीं रख रही है, वो गर्मी के मौसम में स्वेटर पहनने वाली बात हो रही है कि वार्म्स थिंग्स टू मच, कि हमारे अर्थ का जो बैलेंस है वो चीज़ों का गड़बड़ हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ग्रीन हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा हम करते हैं।
जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें 79% CO2 होता है, 11% मीथेन है, 7% नाइट्रस ऑक्साइड्स है एंड 3% फ्लोराइड गैसेस है। इनका कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। ये सभी केपेबल हैं आपके अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, किस तरह से ग्रीन हाउस एमिशन होता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से कंट्रीज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस एमिशंस में। जब ये लिस्ट आती है टॉप 5 कंट्रीज की, सबसे पहले स्टैंड करता है चाइना। चाइना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 33% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन के लिए। 33% एमिशन जो होता है ग्रीन हाउस का, चाइना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आफ्टर चाइना कम्स यूएसए विच कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 13% ऑफ वॉट एवर एमिशन जो ग्लोबली हो रहा है। 3rd नवंबर पे आता है इंडिया। We are responsible for 7% of global greenhouse emissions. After India, we have Russia. Russia has a capacity of 5% contribution. Then finally, Japan. Japan is responsible for 3% of global emissions. नोटिस कीजिए, मोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल एमिशन जो हो रहा है, तो मोर देन 50% जो ग्लोबल एमिशन हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं टॉप 5 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली। टॉप सोर्सेस से है जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के टॉप सोर्सेस देखेंगे अल्टीमेटली आप, तो फर्स्ट कम्स एनर्जी। एनर्जी कन्वर्जन में सबसे प्रॉब्लम आती है। 75% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस यहीं से एमिट हो जाते हैं। देन कम्स एग्रीकल्चर, नॉस वगैरह सभी जो है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन गैस एमिशन के लिए। थर्ड कम्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट 6% रेस्पॉन्सिबल रहती है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। रिमेनिंग जो भी आपका परसेंटेज रहता है वो फॉरेस्ट्री वेस्ट का, लैंड यूज चेंज का, इन सब के लिए रिमेनिंग आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम एनर्जी सेक्टर को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि एनर्जी सेक्टर में कौन कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी का। So electricity generation mainly contributes for 42% of whatever emission is produced. Okay. After अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अल्टीमेटली, नेक्स्ट कम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें अगर एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 22% ऑफ एमिशंस। थर्ड अगर हम बात करते हैं, इट इज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। उन सेक्टर्स में जब हम एनर्जी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दिस टू सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 16% ऑफ एमिशन। buildings they contribute almost 8% and remaining is having a share of रिमेनिंग जितने भी सोर्सेज बचे हैं आपके फ्यूल कंबशन वगैरह, अल्टीमेटली अराउंड 2% वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस इज हाउ कि एनर्जी 75% कंट्रीब्यूट करता है। उसमें सबसे इलेक्ट्रिसिटी है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स एंड फाइनली अदर केसेस। ट्रांसपोर्टेशन की फर्दर हम बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन में भी, तो जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं, चाहे ट्रेन हो गई चाहे बसेस हो गई, पैसेंजर व्हीकल्स जो होते हैं हमारे अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट टू अराउंड 44% ऑफ एमिशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। आफ्टर दिस कम्स रोड फेरी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम आप ट्रक्स की बात करेंगे, जो लोडिंग वगैरह व्हीकल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो लोडिंग वाले जो व्हीकल्स हैं दे यूजुअली कंट्रीब्यूट अराउंड 30%। ओके। एविएशन इंडस्ट्री अराउंड 11% एविएशन इंडस्ट्री की वजह से हमारे यहाँ पर होता है। शिपिंग 11% है। अदर सोर्सेज अराउंड 2.6% हमारे इसमें एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? बहुत बेसिक्स आप समझ लीजिए। टेम्परेचर राइज होगा, जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, जितने भी हमारे जो आइसबर्ग्स हैं, सब मेल्ट होंगे। टेम्परेचर राइज इज फर्स्ट थिंग। राइज की वजह से जो आपके बर्फ जमी हुई है वो मेल्ट होगी, आपका सी का लेवल बढ़ता जाएगा।
आसपास के कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि आने वाले 40 से 50 साल में जो इंडिया के कोस्टल सिटीज है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर हैं, वो ऑलरेडी डूब चुके होंगे। तो रीजन बीइंग सी लेवल बढ़ेगा तो आपके आसपास के एरिया का जो है अंडर सी चला जाएगा।